गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th एसएसटी, उसमें से हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, संसाधन और विकास। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले करवा दिया, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ध्यान से समझना इसे। देखिए, आपको पता है पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, संसाधन क्या है, उसका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, उसके प्रकार क्या हैं, हमें उससे क्या फ़ायदा होता है, हमने उसको कैसे प्राप्त किया, ये सारा। ठीक है, अब हमें हमारे सामने जो पॉइंट है वो मेन क्या है, संसाधनों का विकास। ठीक है, लेकिन उसके विकास के साथ साथ में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको देखने को मिले, आप खुद ही देखिए, तो हम अपने खुद के फ़ायदे के लिए इतना कुछ यूज़ कर रहे हैं, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी शायद तक उन्हें ना भी ऐसा मतलब ये संसाधन ना मिल पाए। तो इतना ज़्यादा कई संसाधन तो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे। तो ठीक है, आप देखिए इस चीज़ को, इसमें काफ़ी सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। जो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को इतना लालच आ जाता है कि वो अपने आप को इतना कवर करने के लिए संसाधनों का इतना ज़्यादा अपने घर में अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं कि दूसरे लोगों को वो मिल ही नहीं पाता। चाहे वो किसी भी लेवल में है, चाहे वो आप ये मेटल बेस पे लगा लो, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह लगा लो, ठीक है, ये खाने पीने के सामान को लगा लो, वैसे बिल्डिंग मटेरियल लगा लो, किसी भी तरह का कोई संसाधन है, उनको ये है कि हाँ मुझे अपने आप को कवर करना है, तो एक तरह से लालच लगा लो। ठीक है, तो अब आगे देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ लोगों को नहीं मिल पाए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अमीर ज़्यादा अमीर हो गए और गरीब गरीब रह गए। तो इसमें क्या है, अमीर और गरीब के बीच में समाज बट गया। ठीक है, दोनों में दो पार्ट बन गए समाज में कि ये ज़्यादा अमीर और ये ज़्यादा गरीब। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अमीर था उसने उसको संसाधन को उसको आसानी से मिल गया क्योंकि उसके पास पैसे थे और उसने उस चीज़ का ज़्यादा उपयोग किया। लेकिन जो गरीब था और वो धीरे धीरे जब उसको ज़्यादा उपयोग किया तो वो चीज़ महंगी होगी। देखना बेटा, जब कोई भी चीज़ कम मात्रा में हो जाती है, उसका कम पड़ जाता है, तो वो महंगी हो जाती है। आपने देखा होगा, आप आज के टाइम में भी देख रहे हो। ठीक है, तो वो वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती, तो जिस वजह से ये समाज में काफ़ी हद तक ये बंटवारा सा हो गया एक। ठीक है, आगे देखिए, संसाधनों के शोषण से ओजोन परत में छेद हो गए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग समझते हो कि हमारे जो पृथ्वी है इसका तापमान एकदम से बढ़ गया। आपने बहुत बार देखा होगा, आप अपने से घर में आपके जो ग्रैंड मदर्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे पूछ लेना कि जिस टाइम वो हमारी एज में थे, जैसे हम बच्चे हैं, हम आपकी एज है जो, उसके अकॉर्डिंग जो वो थे, तो वो क्या ऐसे ही एसी में बैठते थे पूरे दिन? नहीं, वो बोलेंगे हमें तो पता ही लगता था, हम सारे दिन धूप में काम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा नहीं था। हमारे यहाँ का जो तापमान आज बढ़ गया है ना, इतना नहीं था। वो पूरे दिन धूप में काम करते थे, उनको पता भी नहीं लगता था। एसी तो थे ही नहीं उनके टाइम में, पूछना, थे ही नहीं। अगर होंगे भी तो बहुत ही रेयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा, इतनी हालत ख़राब है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो वो सब क्या है, इसी वजह से हो रही है। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है जिससे प्रदूषण बढ़ता है, फैलता है। क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री चलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, और धुआं कितना पोल्यूट करता है, एयर पोल्यूट करता है, अर्थ का भी करता है, वाटर का भी करता है, तो सबको पोल्यूट करता है। जिससे क्या होता है, ओजोन परत में भी छेद हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, और क्या है, प्रदूषण आपको पता है हर कहीं हो रहा है। ठीक, तो आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास। अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, देखिए, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। इस बात का सीधा सीधा सा मतलब ये है, सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हमारे समाज में विकास हो, सबका हो, लेकिन पर्यावरण को किस तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। हम इतनी बुरी तरह से अपना ही फायदा ना देखें कि हमारे आने वाले टाइम वालों को कुछ मिले ही ना। आगे देखिए, रियो सम्मेलन। ठीक है, इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। आप देखना, जरा ध्यान से सुनना, ये हुआ था ब्राज़ील में 1992 में हुआ था। और इसका नाम रियो क्यों पड़ा? क्योंकि यह एक रियो, ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ था। ठीक है, और जिसमें क्या बात हुई थी, सबसे पहले
ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको कम किया जाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसको भी कम किया जाना चाहिए, प्रदूषण कम होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन किया गया इसका। सीधी सीधी सी बात है कि अपने पर्यावरण को हम किस तरह से बचा सकते हैं, इसका कनेक्ट सीधे तौर पर इसके साथ में है। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस सब की कमी को दूर करना। ठीक है, आगे देखिए एजेंडा 21, इसमें क्या बताया गया है, यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया इसे। ठीक है, इसको क्या UNCEP जो कि 92 में मुख्य उद्देश्य क्या था, सतत विकास को बढ़ावा देना। मतलब कि जो सतत पोषणीय विकास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसा विकास होना चाहिए, सबको मिले लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, विकास हो। ठीक है, तो उस चीज़ को बढ़ावा देना। आगे देखिए संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट बनाना, मानचित्र बनाना। सबसे पहले देखिए कि हमारे देश में कहाँ कहाँ पे संसाधन है, उसकी सबकी एक लिस्ट बनाई जाए, उसका मैप बनाया जाए कि इंडिया में सारे स्टेट फिल करके, स्टेट को फिल करने के बाद में हमने क्या फिल करना, उसके ऊपर कहाँ पे हमारे संसाधन है, माइनिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे खनिज निकाले जा रहे हैं, कहाँ पे वन है, कहाँ पे लोहे की खाने हैं, कहाँ पे गोल्ड की है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये सब एक लिस्ट बनेगी और उसके मानचित्र मैप में वो सब शो किया जाएगा। आगे देखिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना, कि ये सब तैयार करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इसके बिना कोई भी कुछ भी योजना लागू नहीं हो पाएगी। ठीक, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल, ये क्या बात होती है, देखिए संसाधन विकास योजना, अगर हम संसाधन के विकास करने पे जोर दे रहे हैं तो राष्ट्रीय योजना विकास में तालमेल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए कि हाँ हम अपने राष्ट्र को तभी सक्सेसफुल मानेंगे, डेवलप मानेंगे जब हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन इसके साथ में हम अपने संसाधनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हम सब कुछ यूज़ कर लें एकदम से और चाहे बाकी हमारे सारे संसाधन खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना दोनों में तालमेल बैठाकर ही काम करना पड़ेगा, ना तो उसको नुकसान हो बहुत ज़्यादा, और राष्ट्र का अगर विकास हो रहा है तो उस हिसाब से हो, दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है कि संसाधन संपन्न देश किसी विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य आकर्षक रहे। इस बात का मतलब क्या है कि देखिए जब जो देश जिसके पास संसाधन संपन्न था, देखिए संसाधन तो हर किसी के पास होते हैं। ठीक है, किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास मीडियम होते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ था, बहुत पहले के टाइम की बात ही लगा लो, आजकल तो हर कोई पावरफुल हो गया। ठीक है, तो पहले क्या था, ये दूसरी वाले देश थे, कंट्रीज थे जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, ये अंग्रेज लगा लो। ठीक है, तो उनमें क्या था कि उन्होंने दूसरे देशों में को अपने गुलाम बना लिया क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और उनके संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से शोषण किया। उन्होंने उनके सारे संसाधन ले लिए, यानी कि जो भी ज़्यादा बेटर थे, ज़्यादा अच्छे थे, उनको अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ किया। लेकिन हम लोगों के पास क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त, और जिस वजह से हम वो नहीं कर पाए, तो उससे क्या हुआ, काफ़ी हद तक उन लोगों का हम शिकार रहे। बेहतर टेक्नोलॉजी का उन्होंने संसाधनों का शोषण किया, उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, उनको पता है इस चीज़ को कैसे निकाला जाता है और कैसे इसको किस चीज़ में परिवर्तित किया जाता है, कैसे इसका सामान बनाया जाता है। ठीक है, जिस वजह से उन्होंने इसका काफ़ी यूज़ किया। आगे देखिए, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है, नेक्स्ट शुरू होता है यहाँ पे संसाधनों का संरक्षण। अब तक हमने पढ़ा, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण, यानी कि इसको बचाना क्यों ज़रूरी है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, पर्यावरण, आर्थिक समस्या, आपको पता हर तरह की समस्या ही हमारे संसाधनों से है, क्योंकि संसाधन है तो दुनिया है, अगर संसाधन नहीं है तो कुछ नहीं है। वही आदि मानव वाला काम हो गया, हाँ उसको कुछ मिल गया तो उसने खा लिया, नहीं खाया तो नहीं, सब कुछ नीचे दबा पड़ा है पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं कैसे उसको निकालूं। टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए संसाधन ज़रूरी है, लेकिन उसको इस हिसाब से यूज़ करना कि आने वाले टाइम के लिए नहीं बचेगी, या फिर आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को यूज़ किए जा रहे हो, या फिर वो तो वो क्या होगा, एकदम एक दिन ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, और पर्यावरण नुकसान होता चला जाए, क्योंकि पर्यावरण नुकसान क्यों होता है, किसी भी चीज़, जो भी चीज़ हमें फ़ायदा देती है वो उसके साथ में फ़ायदा देने के साथ में काफ़ी हद तक नुकसान करती है। आप देखिए कोई भी आज के टाइम में काफ़ी हद तक कोई भी चीज़ चलती है, कोई भी बनती है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है हर तरह से, कोई ना कोई, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है। ठीक है, आगे देखिए भू संसाधन। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो ये संसाधन है, रिसोर्स, भू संसाधन। भूमि है तो सब कुछ है, भूमि नहीं है तो कुछ नहीं है। घर भी भूमि पर, वन भी भूमि पर, हमारा सब कुछ भूमि के ऊपर है। ठीक है, कृषि भी हम भूमि पे करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। पेड़ पौधे भी भूमि पे हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज चलती हैं वो भी भूमि पे हैं, सब कुछ भूमि पे है। ठीक है, तो भू संसाधन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग देखिए, भू उपयोग किसके लिए, वन के लिए, बंजर, गैर कृषि भूमि, सड़कें, इमारतें, स्थायी चरागाह, उपवन, मतलब कि भू उपयोग में क्या क्या आते हैं ये आगे। अब देखिए कृषि योग्य बंजर भूमि, इसमें क्या कौन सी होती है, जो 5 साल से जिसके ऊपर खेती ना हो। वर्तमान प्रतिभूमि, जो 1 साल से खेती ना हो। पुरातन प्रतिभूमि, जो 1 से लेकर 5 साल तक जिसमें खेती नहीं हो। शुद्ध बोया क्षेत्र, जो वर्ष में 1 से अधिक बार बोया, ठीक है, उसे शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं। तो आपको इसके बारे में बताया। अब आगे देखिए हमारा टॉपिक है भू निम्नीकरण क्या होता है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते थे, हम भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियां भी करेंगी। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, भूमि के उपजाऊपन में कमी आ जाना। भू निम्नीकरण कह लो या फिर भूमि का निम्नीकरण कह लो, इसका मतलब सीधा सीधा ये क्या है कि भूमि के उपजाऊपन में कमी आ जाना ही भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। ठीक, तो इसके कारण देखिए बच्चे, पहले सबसे पहला इसका कारण क्या है, वनों की कटाई। जब वनों की कटाई होती है तो भूमि क्या है, उसके साथ ही खत्म हो जाती है, उखड़ जाती है, यानी कि सॉरी खत्म नहीं होती, कहने का मतलब जब हम किसी पेड़ को उखाड़ते हैं, पेड़ की कटाई करते हैं, तो जो उसकी जड़ों ने भूमि को पकड़ा होता है, जकड़ रखा होता है, वो उससे उड़ने लग जाती है, यानी कि वो अपनी उपजाऊ शक्ति भी खो देती है और वो बिखर जाती है। ठीक है, पशुचारण। अति पशुचारण का मतलब क्या है, जो चरवाहे होते हैं वो अपने पशुओं को किसी एक जगह में ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वो उस जगह को इतना ज़्यादा अपने पशुओं को चराते हैं, इतना ज़्यादा चराते हैं कि वहाँ से बिल्कुल ही घास खत्म हो जाती है। और जब घास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो मिट्टी क्या उखड़ने लग जाती है, जिससे उसकी उपजाऊपन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन उनको क्या करना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने पशुओं को जो चरा रहे हैं, क्योंकि उनका काम ये है, चरवाहे वही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर उन्होंने उनको चराना है, पशुओं को तो नहीं पता लेकिन उनको तो पता है ना, तो उनको इस हिसाब से वो करवाना है कि यहाँ पे घास पूर्ण रूप से मिट्टी को मतलब कि मिट्टी में से बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, वो मिट्टी को जकड़े रखे, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे। खनन, माइनिंग, इसमें क्या होता है कि अगर माइनिंग की जा रही है, खनन किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, भूमि का उसमें वो होता है नुकसान। कैसे होता है कि खनन करते टाइम में मशीनें चलती हैं, कोई चीज़ चलती है तो उसमें से धुआं निकलता है। ठीक है, धुआं निकलता है तो वो भूमि की परत पे बैठ जाता है। ठीक है, जिससे उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, जो हमारी मृदा होती है, भूमि होती है, उसको नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे उसका भी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। अति सिंचाई, कई बार क्या होता है, हम इतने लालच में आ जाते हैं कि हाँ पानी आ रहा है उसमें ज़्यादा कवर कर देते हैं, या फिर उसका पानी इतना ज़्यादा फैल जाता है, लगा लो उस हिसाब से कि वो उसकी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। ठीक, औद्योगिक धूल, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वही बात आ गई, जो धुआं होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा जहरीले तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, जो हमारी भूमि पे, एयर में, कहीं पे भी मिलते हैं ना, उसी को पोल्यूट कर देते हैं। और ठीक है, और उससे क्या होता है फिर कि जो हमारी भूमि होती है बिल्कुल बंजर हो जाती है, उसमें फसल नहीं उगती, अगर उगती है तो अच्छी नहीं उगती। ठीक है, ऐसे। अब इसके उपाय क्या है, सबसे ज़्यादा और बेस्ट उपाय है पेड़ लगाना। पेड़ लगाना इतनी अच्छी बात होती है कि मैं तो आपको कहती हूँ, आप अपने हर बर्थडे पे एक पेड़ लगाओ, बहुत अच्छी बात है। सबका बर्थडे आता है, सब मनाते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, और जिनका बर्थडे अगस्त और इसमें आता है जुलाई के आसपास, वो तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है तो आप सबसे पहले क्या है हमारा पॉइंट, पेड़ लगाना। तो पेड़ बहुत ही ज़्यादा लगाने चाहिए हमें, और आगे क्या है, उनकी केयर भी करनी चाहिए जब तक वो अच्छे से बड़े ना हो पाएँ।
सेकंड पॉइंट है हमारा अति सिंचाई ना करना, ज़्यादा सिंचाई ना करना, जितना हमें ज़रूरत है उतनी ही हम करें। ये नहीं कि हाँ हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में वो सिंचाई तो हम कर रहे हैं लेकिन जितनी हमारी फसल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। अति पशुचारण ना करना, पता लगे आपको, पशु को ज़्यादा चराने से क्या होता है, ठीक है। प्रदूषित जल ना फेंकना। देखिए अब ये बात देखिए, आपको आती सोचोगे आपकी प्रदूषित जल कौन सा होता है। देखिए बच्चे, फैक्ट्री से निकलने वाला एक रासायनिक लिक्विड होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपने आसपास एरिया में उसको वो कर देते हैं, ठीक है। अगर फैक्ट्री किसी मतलब कि शहर के आसपास है जहाँ पे लोगों के घर हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको नहीं फेंकते, वो कहीं दूर नदियों में चले जाते हैं। मतलब नदी होती है, नहर होती है, रिवर लगा लो, जो भी कुछ लगा लो, लेक वगैरह, वो उसमें उसको वो कर देते हैं और वो पानी में मिल जाती है, ठीक है। पानी भी पोल्यूट, लेकिन उसके पास में जो उसको ऐसे करते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाती है। और वो रासायनिक तत्व इतने होते हैं कि चाहे वो अगर आपने एक जगह में उसको फेंका तो काफ़ी दूर तक मिट्टी के टच में आके वो मिट्टी उड़ेगी, उसको वहाँ से वहाँ ले जाएगी, वहाँ से वहाँ सबको वो पोल्यूट कर देगी, ठीक है। तो जितना भी गंदा पानी होता है जो मिट्टी के ऊपर गिरता है तो मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे भी डन नहीं हुआ, इसका शायद तक एक पार्ट और भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ भी आएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल करते हैं। तो आज आप इतना चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसको राइट भी कर लेना। ओके, थैंक्स।